नमस्कार। पुस्तक वाली के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दीपावली के बाद छोटी दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। छोटी दिवाली यानी देव प्रबोधनी एकादशी। ऐसा माना जाता है कि 4 माह की योग निद्रा के बाद देव प्रबोधनी एकादशी पर भगवान विष्णु पुनः जागृत होते हैं और सृष्टि का कार्यभार अपने कंधों पर संभाल लेते हैं। और भगवान के जागृत होने के बाद मांगलिक कार्यों का दौर जो चातुर्मास में रुक गया था वो दोबारा शुरू हो जाता है। तो अब आपको बहुत सारे वेडिंग इनविटेशन मिल सकते हैं। आप खुद कुछ वेडिंग सेरेमनीज़ में एज ए गेस्ट और हो सकता है कुछ सेरेमनीज़ में एज ए होस्ट भी शामिल हों। तो मैंने सोचा वेडिंग सीज़न को देखते हुए कि किताबों में से कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढी जाए जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरती से दिखाती हो। तो आज एक ऐसी ही किताब मेरे पास है। किताब का नाम है अमृतस्य नर्मदा। लिखी है अमृतलाल वेगर साहब ने। हिंदी साहित्य और खासकर यात्रा साहित्य में अमृतलाल वेगर साहब का जो नाम है बहुत सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने कुल मिलाकर 3 किताबें लिखी हैं और तीनों ही किताबें उनकी नर्मदा परिक्रमा यात्रा पर आधारित है। तो ठीक वैसा ही इस किताब के साथ भी है। ये किताब भी नर्मदा नदी की परिक्रमा पर आधारित है, लेकिन इस किताब में एक बहुत ही खूबसूरत अंश है जो उनकी पत्नी कांता वेगर जी ने उनके लिए लिखा था। जब उन्होंने ये अंश लिखा था, जब ये किताब प्रकाशित हुई थी, उस वक्त उनकी शादी को लगभग 45 साल हुए थे। आज अमृतलाल वेगर साहब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी किताबें, उनका साहित्य तो हमारे हिंदी साहित्य को अमर बना ही रहा है। उनकी पत्नी द्वारा लिखा हुआ ये बहुत खूबसूरत अंश मुझे बहुत प्यारा लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इस अंश को साझा किया जाए। वेगर साहब की किताबों पर हमने पहले भी चर्चा की है। पहले वाले रिव्यू का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालूंगी और उनकी तीनों किताबों पर हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। तो मैं एक अंश आपको पढ़कर सुनाती हूँ। अधिकांश कहानियों में और फिल्मों में तो विशेष रूप से ज्यों ही प्रेमी प्रेमिका की शादी हो गई कि कहानी समाप्त, रोमांस खत्म तो कहानी खत्म। इसके बाद जीवन में कहने लायक रहता भी क्या है। ये कहानी रोमांस की नहीं, प्रेम की है। शादी हो जाने के बाद की है। शादी के पहले तो हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। रोमांस की तुलना में हमारा ये प्रेम फीका और शांत जान पड़ेगा, लेकिन है ये सच्ची प्रेम कहानी। असल में इसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे वे एक दूसरे को मिले। तो बहुत सालों पहले अमृतलाल वेगर साहब का परिवार गुजरात के कच्छ से बाहर आकर जबलपुर में बस गया था। ठीक इसी तरह उनकी धर्मपत्नी का परिवार कच्छ के एक गांव से निकलकर उड़ीसा के चाईबासा में बस गया था। और जैसे कि पहले अरेंज मैरिज के सेटअप में पेरेंट्स मिलते थे और शादियां तय हो जाती थी, ऐसे ही उनकी भी शादी तय हो गई। और सरप्राइजिंगली जिस समय ये शादी तय हुई, कांता जी के जो पिताजी थे उनके पास मैंगनीज़ की खदानें थी। तो फाइनेंशियली ये फैमिली जो थी वो ज़्यादा साउंड थी कंपैरेटिव टू द ग्रूम फैमिली। और इन्हें जिस बात ने बहुत आकर्षित किया वो ये था कि अमृतलाल वेगर जो हैं वो शांति निकेतन के पढ़े हुए थे। तो इन्हें लगा कि शांति निकेतन एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर गया इस शादी को फिक्स कराने में। तो आगे बहुत सारे प्यारे प्यारे से संस्मरण है। एक है चक्की पीसने का संस्मरण। वो बताती हैं कि उनके सास ससुर गांधीवादी थे, दोनों खादी पहनते थे और हाथ से पिसे हुए आटे की रोटी खाते थे। तो पहले वो खुद चक्की पीसते थे और जब कांता जी के हस्बैंड यानी अमृतलाल वेगर साहब शांति निकेतन से लौटे तो वो अपनी माँ के साथ चक्की पीसने लगे। और जब उनकी शादी हो गई, जब कांता वेगर उनकी दुनिया में आ गई, तो माँ को भी इस काम से छुट्टी मिल गई और दोनों हस्बैंड वाइफ यानी अमृतलाल वेगर साहब और कांता वेगर जी दोनों जो है वो चक्की पीसने लगे। तो आगे वे लिखती हैं कि मेरे पूज्य सास ससुर तो अब नहीं रहे, लेकिन यह नेम, मध्य प्रदेश में नियम को नेम भी कहते हैं, लेकिन यह नेम आज भी निभ रहा है। वे हाथ से पीसे आटे की रोटी खाते हैं। हम दोनों आज भी चक्की पीसते हैं। पीसते पीसते मेरा चेहरा लाल हो आता है तो वो कहते हैं तुम कितनी सुंदर लगती हो। मैं कहती हूँ
रहने दो, मुझसे काम निकलवाने की तुम्हारी यह तरकीब मैं खूब समझती हूँ। और भी आगे मतलब जो है ना, आप टाइम ट्रैवल करते हैं कि कपल कोई है लेकिन आप रिलेट कर पाते हैं उन्हें अपने किसी ताऊ जी ताई जी के साथ, दादाजी दादी जी के साथ, नाना जी नानी जी के साथ, कि कैसे बड़ी सादगी से स्लो मोशन में ये रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इसी बीच जो है वेगर साहब की नर्मदा की यात्राएं प्रारंभ हो जाती हैं। ये वो दौर था जब लैंडलाइन फ़ोन भी चुनिंदा लोगों के घर में होते थे, मोबाइल तो भूल ही जाइए। तो ऐसे में किस तरह से कम्युनिकेशन होता था, अगर कहीं टाइम तक कोई खबर ना आए तो कितनी चिंता होती थी, वो सारी बातें आगे जो हैं वो लिखी हुई हैं। और बाद में उनकी कुछ किताबों का जिक्र है। तो कांता जी कहती हैं, शाहजहां ने पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया और उसे अमर कर दिया, पर मुमताज़ को तो इस बात का पता नहीं चला। मुमताज़ तो उसकी खुशी या उसका गौरव ना ले सकी। मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो मुझे जीते जी ये सुख मिल रहा है। दरअसल वेगर साहब ने अपनी हर किताब में अपनी वाइफ का जिक्र किया है, इसी के कारण उन्होंने मुमताज़ वाली तुलना दे दी और कहा कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो मुझे जीते जी ये सुख मिल रहा है। और बड़ी खूबसूरती से ये यात्रा आगे चल रही है। परिक्रमा के बाद ये लेखन की तरफ बढ़ जाती है और आगे चलते 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 कि एक डॉक्यूमेंट्री का जिक्र भी आता है और कुछ मज़ेदार बातें भी होती हैं। जैसे वे बताती हैं कि एक बार वेगर साहब ने उनसे कहा कि हमारे दांत पहले जैसे नहीं रहे, देर सबेर बत्ती सी तो आएगी ही। कहते हैं हम दोनों के बीच में एक ही बत्ती सी रहेगी, किफ़ायत भी होगी और अभिन्न प्रेम का प्रतीक भी होगी। आगे लिखती हैं कि 45 वर्षों के साथ में मैंने उनके विविध रूप देखे। मैंने उन्हें खुश देखा, नाराज़ देखा, उदास और दुखी देखा, रोते देखा और खिलखिलाकर हंसते हंसाते देखा। मन के दृढ़ नहीं हैं, अतिशयोक्ति बहुत करते हैं, आत्म प्रशंसा उससे भी अधिक। मैं रोकती हूँ तो कहते हैं मैं किसी की निंदा तो नहीं करता, पर निंदा से आत्म प्रशंसा अच्छी। ऐसे हैं मेरे पति, सीधे और सरल, भावुक और नाजुक। अब मुझे इसकी लास्ट पैराग्राफ की तरफ में जाती हूँ। लास्ट पैराग्राफ में वो लिखती हैं, कोई नहीं जानता कि मौत कब आएगी, हम नहीं जानते कि हम दो में से पहले कौन जाएगा। मैं चाहती हूँ कि लेडीज़ फर्स्ट के मुताबिक मैं पहले जाऊँ। हर भारतीय नारी सुहागन रहते मरना चाहती है और वे कहते हैं मजाल है मौत की जो मेरे रहते तुम्हें ले जाए। खैर यह तो हंसी की बात हुई, पर इतना तय है कि अगले जन्म में भी मैं उन्हें अकेले चक्की पीसने नहीं दूंगी। अगले जन्म में और हर जन्म में मेरा पता यही रहेगा, कांता वेगड़ मार्फत अमृतलाल वेगड़। कितनी खूबसूरती से उन्होंने ये बात कही। तो इस किताब में ऐसा बहुत कुछ है जिसे पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। मैंने ये किताब बहुत सालों पहले पढ़ी थी और जब मैंने ये किताब पढ़ी तो जैसा कि बहुत सारे लोगों के साथ हो गया, मैंने भी एक ट्रैकिंग ग्रुप ज्वाइन किया और नर्मदा नदी के उन स्पॉट्स पर हम लोग ट्रैकिंग करने लगे जो बहुत पॉपुलर नहीं है। कई बार हम डरे भी, बिकॉज नर्मदा का प्रवाह बहुत तेज़ है और हम तो वहाँ जाते थे जहाँ कोई नहीं जाता, तो डर भी लगा और मुझे भी थोड़ा सा नर्मदा नदी का सौंदर्य देखने का मौका मिल गया। लेकिन अभी जब कुछ दिनों पहले दोबारा ये किताब पढ़ी तो इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया और अब मुझे उस पत्नी का समर्पण समझ में आया जिनके पति इस तरह से हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करने निकल गए थे उस ज़माने में जब मोबाइल भी नहीं होते थे। तो बहुत खूबसूरत किताब है और किताबें हमसे ढेर सारी बातें करती हैं, हम पर डिपेंड करता है कि हम उन बातों में से क्या लें और क्या छोड़ दें। तो अगर आपको हिंदी पढ़ने का शौक़ है तो ये किताब ज़रूर पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप आगे किस किताब के बारे में जानना चाहेंगे। आपने अब तक ये वीडियो देख ही ली है, इसका मतलब कि चैनल आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल पुस्तक वाली नूपुर को। धन्यवाद।